अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नई और खिलखिलाती और खुशगवार सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं हो इस वक्त ठीक ठाक हो और एक पुरसुकून जिंदगी जीने की भरपूर कोशिश भी आप लोग कर रहे हो। वैसे भी आजकल हर जगह जो है वो सियासत का मैदान हो या फिर खूनी रिश्तों की कहानी हो, जिधर देखते हैं हम वहीं पर नफरतों, अदावतों, अदम बर्दाश्त और एक दूसरे की नाकदरी का जज्बा शिद्दत से जोर पकड़ता जा ही रहा है। एहसास हो, मोहब्बत, चाहत और खुलूस से आ रही खोखले रवैये हमें ना सिर्फ खुद से बल्कि जिंदगी से भी दूर कर देते हैं। और आज हमारी तमाम तर जितनी भी भाग दौड़ है वो कोशिश हमारी सिर्फ ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और इसी पर हमारी वो जो सारी कोशिश होती है वो ख़त्म ही हो जाती है। हम दोस्तों और रिश्तेदारों की बुनियाद भी किसी न किसी मफाद की खातिर रखते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो जिंदगियां हैं उनके सुकून छिन जाते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं ख़ास तौर पर कि सुकून हमारी ज़िंदगी में रहे तो खुलूस और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए और मोहब्बतें समेटनी चाहिए। और ये मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि जनाब जितनी मोहब्बत आप बांट सकते हैं उतनी आप बांटें ताकि वो वापस आपको उतनी ही मिकदार में मिले। और अगर आप किसी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, किसी के लिए कदूरतें, नफ़रतें अपने दिल में रखेंगे तो आपके आगे भी फिर वही चीज़ें आएंगी। आप कभी भी खुद भी सुख से नहीं रह सकते और इर्द गिर्द का जो आपका माहौल है आप उसमें भी सुकून से नहीं रह सकेंगे। तो इसलिए खुद को आप लोगों ने अच्छे तरीके से जांचना है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं बिजनेस और पैसा कमाने के हवाले से। तो पाकिस्तान दुनिया भर में ई कॉमर्स का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन शहरियों की अक्सरियत ऐसी है कि ई कॉमर्स से मुतालिक सिर्फ इतना ही हम लोग जानते हैं कि शायद ई कॉमर्स मुख्तलिफ अशिया की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त या फिर पैसे कमाने का तरीका है। दुनिया भर में मुख्तलिफ कंपनीज अपनी वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट्स की मालूमात, तस्वीरें, कीमत और दीगर तफसीलात दर्ज करती हैं। अगर किसी सारिफ को वो प्रोडक्ट्स पसंद आ जाए तो वो ऑनलाइन उसको खरीद सकता है। जब हम ई कॉमर्स का जिक्र करते हैं तो इस हवाले से सबसे बड़ा नाम हमारे जहन में जो आता है वो अमेज़ॉन का आता है और उसके साथ साथ ईबे है, वॉलमार्ट है, इस जैसे बहुत से नाम हमारे जहन में आते हैं। हम भी अपने शो में कई दफ़ा इन प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने और कारोबार करने के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि लोकल ई कॉमर्स के हवाले से कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लोकल सतह पर तैयार होने वाली जो प्रोडक्ट्स है हमारी वो ई कॉमर्स दुनिया में किस तरह ले जाई जा सकती हैं, सेलर्स और बायर जो लोकल ई कॉमर्स कैसे कर सकते हैं। और एक और सवाल जो हर किसी के जहन में उभरता है कि क्या ई कॉमर्स सिर्फ बड़ी कंपनीज ही कर सकती हैं या एक आम आदमी भी ई कॉमर्स से मुंसलिक होकर पैसे कमा सकता है। ये सारे सवालात हैं, इनके आज हम जवाबात लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर मुबीन है और हैदर अहमद काजी हैं जो लोकल ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। उमर आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और हैदर आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो मुझे बताइए पाकिस्तान में और दुनिया भर में जैसे मैंने बात की कि ई कॉमर्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में खासतौर पर लोकल ई कॉमर्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो क्यों इसका रुझान बढ़ता जा रहा है? जैसे देखें, अगर एक शॉप एक बंदा ओपन करता है, कोई भी कारोबार करता है, बिजनेस करता है, तो उसकी विसिनिटी जो होती है वो उस लोकल एरिया के अंदर होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने गुलबर्ग के किसी एरिया के अंदर शॉप खोल दी है तो गुलबर्ग के आसपास जितने लोग रहते हैं आप सिर्फ उनको बेच सकते हैं। ठीक है। बट ई कॉमर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती, आप एक जगह पे बैठ के पूरे पाकिस्तान के अंदर भेज सकते हैं। और विद इन जब ये रिसेंटली लॉजिस्टिक कंपनीज ने बहुत ज़्यादा बूम किया है तो आप यहाँ से बैठ के इवन गिलगित बल्दिस्तान तक भी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा। तो एक कस्टमर के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है। कभी बारिश हो रही है, कभी कोरोना की वबा आ गई, कभी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक की वजह से वो दुकान तक जा नहीं सकते, वो घर बैठे एक जस्ट मोबाइल को निकालते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो प्रोडक्ट उनके पास पहुंच जाती है। तो ये जो आसानी है, ऊपर से जो उसकी कॉस्ट की बचत होती है क्योंकि इसमें दुकान का कोई किराया नहीं होता, इसमें आपने स्टाफ नहीं रखने, तो उसकी कॉस्ट बच जाती है और कस्टमर को कम प्राइस में घर बैठे बैठे वो प्रोडक्ट मिल जाती है। तो इसकी वजह से ई कॉमर्स जो है बहुत तेजी के साथ बूम कर रहा है। और स्पेशली कोरोना के बाद हमने देखा कि जो चीज़ 10 साल बाद आनी थी वो 10 साल पहले आ गई। तो एक बहुत ज़्यादा जो है ना रुझान इसकी तरफ बढ़ गया है और इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। लाइक 90% ऑफ द बिजनेस सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने
इन्वेस्टमेंट रेस की थी बाहर से, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं ई कॉमर्स से रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उमर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी हम ई कॉमर्स की बात की जाती है या उसके बारे में कहा जाता है, सुना जाता है, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि शायद बड़ी बड़ी कंपनीज सिर्फ इससे काम या इससे फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन लोकल, आज हम बात करेंगे लोकल ई कॉमर्स के हवाले से, तो लोकली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो भी वहाँ पर जाके हम सेल आउट कर सकते हैं या उससे भी पैसा कमाया जा सकता है? लेकिन जैसे आपने जिक्र किया था अमेज़ॉन का, हाँ जी। ठीक है, पाकिस्तान से बहुत लोग अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना चाहते हैं या एज अ वेंडर जाना चाहते हैं, बट वो अपने रिसोर्सेज और नॉलेज और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं जा सकते। अच्छा। आप अमेज़ॉन पे जाने के लिए आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए और आपके पास अपनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। हालांकि अगर लोकल काम बात करें तो इसके लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए। जैसे हैदर ने जिक्र किया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स में हम ट्रैक्स की बात करें, जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डोर स्टेप आपके घर तक उस ऑर्डर को फुल फ्लेज डिलीवर कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट होगी, जिसमें शॉपिफाई की डेवलपमेंट है, टेक्निकल टर्म में बात करें तो बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, और इसके हवाले से मज़ीद हम इसको एक्सपेंड करें तो टेक्निकल नॉलेज आपको लोकली इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान से बाहर बेच रहे हो तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया अमेज़ॉन के ऊपर बेचना चाह रही है। हाँ। आपके पास पाकिस्तान में स्पेस बहुत ज़्यादा, रूम बहुत ज़्यादा है। हमारे पास यहाँ पे बायर्स हैं बहुत, हमारी जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो हम उस पर लोकली अगर उन चीज़ों को इफ़ेक्टिव करें तो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है जिनके पास वो रिसोर्सेज या वो सरमायाकारी ना हो। इसी हवाले से हम लोग पीसी में एक इवेंट कर रहे हैं 21 अगस्त को, और उसमें तकरीबन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे नाम जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को हमने इनवाइट किया और उसको पूरा होस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बेसिकली इसी चीज़ के लोकल मार्केट को आप, या जो ई कॉमर्स पाकिस्तान की हद तक है उसको आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। और सेकंड, इसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि हम इंटरनेशनल अगर बेच रहे हैं तो हम चाइना से या यूएस मेड प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। हम लोकल प्रोडक्ट को बूस्ट कब करेंगे? हाँ, exactly. हमारी अपनी प्रोडक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब हम उसको लोकली बेचना शुरू करेंगे और ऑन प्रोडक्ट्स को हम फिर अमेज़ॉन या ईबे के ऊपर लेके जाएंगे। आपको पता है अमेज़ॉन पे जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। जिसमें पाकिस्तान के कपड़े हैं, आपके क्रॉकरी हैं, लाइक वो टॉवल्स वगैरह हैं जो पाकिस्तान से बन के जाते हैं, मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ, उनकी सेल बहुत ज़्यादा है अमेज़ॉन के ऊपर, बट लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं है। ठीक है, उसको लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट कर सके। ठीक है, हमारे माइंडसेट में यही होता है ना, अगर हमने अमेज़ॉन पे काम करना है, ईबे पे, वॉलमार्ट में, तो हमें बाहर से चीज़ें लेनी है और उसको उनको बाहर ही बेचना है, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वो जो पैसा पाकिस्तान में लोगों के पास आता है वो किसी ऑफिशियल चैनल से नहीं आता। ठीक है, वो भी ब्लैक मनी है। और जब यहाँ पे जो लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं अमेज़ॉन से, उनको फिर टेंशन होती है कि FBI हमें पकड़ लेगा या हमारे पास दूसरी वो लीगल टर्म्स आ जाती हैं। तो इसको लीगल चैनल करने के लिए, इसको एक ऑफिशियल वे में करने के लिए, जब तक आप लोकल ई कॉमर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आप इंटरनेशनल नहीं कर सकते मुकाबला। तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप कि किस तरह लीगली काम किया जा सकता है? लेकिन लीगली काम करने के लिए आपको बहुत सारे चैनल्स को बिल्डअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका अपना एक स्टोर होना चाहिए जिसको आप पाकिस्तान के रन कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर उसको चला रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, कन्वीनियंट है लोगों के लिए। और वो किसी भी तरह का स्टोर होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 10,000 12,000 से काम शुरू किया उन्होंने और माशाल्लाह आज वो लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं अपने सेशन में भी इसको कोट करता हूँ और मैं लाइव उसको दिखाता भी हूँ। 12,000 से शुरू किया हुआ एक बिजनेस 16 करोड़ रुपया कमाया 3 साल में। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, और उस इंसान से अगर मैं आपकी मुलाकात करूँ तो उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको ई कॉमर्स के शायद स्पेलिंग भी ना आती हो इंग्लिश में, बट वो रन कर रहा है बिजनेस, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम एक फन एक्टिविटी के तौर पे यूज़ करते हैं, बट लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, इससे काम लेते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है टिकटॉक की। टिकटॉक इज़ अ प्योरली मार्केटिंग चैनल, बट यहाँ पे उसका यूज़ क्या हो रहा है वो हम सबको पता है। हम उस चीज़ को, उस प्लेटफॉर्म को उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते ना कि जो जिसके साथ हमें बेनिफिट्स मिल सकें। अच्छा, मुझे बताइए हैदर कि क्या हर कोई ई कॉमर्स कर सकती है, अमेज़ॉन पे आ सकता है जैसे हमें बताया है उमर ने, लेकिन क्या इतनी पोटेंशियल मौजूद है वहाँ पर कि कहा जाता है और सुनने में भी आता है कि वहाँ पर जितनी मर्जी मार्केट बड़ी हो जाए लेकिन डिमांड कम नहीं होती है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, तो इज़ इट ट्रू?
बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि एवरेज इंसान अगर आप देखें कि एक स्टडी है कि 7 से 7.5 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डेली के हिसाब से दे रहा है, यानी कि इतनी ऑडियंस है जो वहाँ बैठी हुई है। फिर फेसबुक का अगर हम डाटा देखते हैं तकरीबन 4-4.5 करोड़ के करीब अकाउंट्स हैं। डिफरेंट लोग जो है अपनी ऑडियंस उसकी इंटरनेट की बढ़ती जा रही है, और स्पेशली आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ 3G 4G हमने देखा कि बहुत मैस ऑडियंस इसका इस्तेमाल करने लगी। इवन अब आप एक गांव देहात के अंदर भी चले जाते हैं तो उसके हाथ में भी मोबाइल ज़रूर देखते हैं, और जब उसके सामने प्रोडक्ट वो आती है और वो प्रोडक्ट उसकी लोकल मार्केट के अंदर अगर वो बाजार से जाता है तो वो महंगी होती है, और जबकि वो ऑनलाइन पर उसको सस्ती मिल रही होती है तो वो उसको ज़रूर ख़रीदता है। हमारे पास बेतहाशा के स्टडीज़ हैं जो इवन सिर्फ इंस्टाग्राम के पेज पे बैठ के लाखों की जो है ना सेल कर रहे हैं मंथली, इवन 1.5-2 लाख रुपए कर रहे हैं। कराची के अंदर आप चले जाएं तो ये रुझान तो बहुत ही ज़्यादा है। घर बैठी ख्वातीन सिर्फ लाइव सेशन करके अपने शोहरों से ज़्यादा कमाने लग गई हैं। तो और इवन उनके शोहर ने अब जॉब छोड़ के उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि जी हम आपके प्रोडक्ट्स आगे डिलीवर कर देंगे। तो इस तरह की बेतहाशा केस स्टडीज़ हैं, ये सब लोकल मार्केट के अंदर हो रहा है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो इस वक्त पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की लिस्ट आई है उसमें सबसे तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ एक नाम है यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ के नाम से, जो 2 भाइयों ने स्टार्ट किया और सिर्फ 2 साल के अंदर वो 27th नंबर पे आ गए हैं। और अगर हम देखेंगे फास्टेस्ट ग्रोथ तो पाकिस्तान में इस वक्त 3rd नंबर पे थी। वो सारा का सारा प्रोडक्ट सिर्फ ई-कॉमर्स चैनल के ऊपर जो है ना बेच रहे हैं। ई-कॉमर्स से बेच के उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा ली हैं। हाँ। तो ये पावर है ई-कॉमर्स की, ये पावर है ऑनलाइन शॉपिंग की। देखिए एक वक्त ऐसा था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती थी, वेबसाइट बनाने के लिए आपको डेवलपर रखना पड़ता था और एक्सपर्टीज हायर करनी पड़ती थी। अब एक चाय का कप खत्म होने तक आपकी वेबसाइट बन जाती है, मतलब इट्स दैट ईजी। और अब वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर रिसेंटली यूट्यूब की हम अपडेट देखें तो वो तमाम कंटेंट क्रिएटर्स जो कि प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं दे कैन नाउ सेल डायरेक्टली थ्रू देयर यूट्यूब चैनल्स। वो एक शॉपिंग का एक उन्होंने प्लगइन दे दिया, आपने सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है, आप वीडियो बना के प्रोडक्ट दिखा रहे होंगे और नीचे आपके प्रोडक्ट होंगे, आपने क्लिक करके उसका ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो ई कॉमर्स इतना आसान होता जा रहा है। फिर आप व्हाट्सएप पे देखते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी पूरी कैटलॉग बना लेते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, वहीं पे ऑर्डर प्लेस हो रहे होते हैं, वहीं पे आपके कस्टमर बन रहे होते हैं, वहीं पे ग्रुप में आप फर्दर प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये आगे आने वाले वक्त के साथ साथ और आसान और इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती जा रही है। देखिए अगर एक कारोबार आपने स्टार्ट करना है तो आपने पहले दुकान लेनी है, फिर पगड़ी देनी है, फिर किराया देना है, क्या कुछ 1000 चीजें आपके खर्चे, मुलाजमीन भी तो रखने हैं ना, उनको भी सैलरी देनी है। एग्जैक्टली। बट अब आपने सिर्फ, मैंने जिस तरह आपको बताया कि चाय का कप खत्म करें और आपकी वेबसाइट तैयार है और आप बेचना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इवन फीमेल्स हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे सिर्फ पेज बनाया है, कॉस्मेटिक्स की थोड़ी सी चीजें वो लेके आते हैं, अपना माकूल सा मार्जिन रखते हैं और 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से अपनी बचत कर रहे हैं महीने की। तो दीज आर द केस स्टडीज एंड दीज आर द थिंग्स दैट यूथ आर एक्चुअली अडॉप्टिंग। और यूथ को अगर हम इस तरह से एम्पावर करेंगे और वो इतनी अर्ली एज से अगर एक बिजनेस के माइंडसेट के अंदर आ जाते हैं तो वो एक इकोनॉमी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि हम लोग इंटरनेशनल वाली साइट पे, जहाँ अमेजोन पे, ईबे पे, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, उनके रूल्स और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत सख्त होते हैं। उनको पास करते करते ही हम लोगों का अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हम उनको कभी कभी डिच भी कराने की कोशिश करते हैं ना। अभी जैसे रिसेंटली हमारे सामने एग्जांपल आई है, उमर आपसे बात करना चाहूंगी, साहिवाल और मियां चन्नू को जो उन्होंने सियालकोट और मियां चन्नू को उन्होंने कर दिया है, रेड जोन कर दिया है साहिवाल को। तो मतलब ये हम लोग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं, पहले हम कहते थे अमेजोन नहीं आ रहा है, अमेजोन नहीं आ रहा, अब पाकिस्तान से हम लोग उस पर काम करना चाह, तो ये क्या वजह बनी है, क्यों लोग इसको सीरियस नहीं लेते? देखिए अमेजोन पहले भी इस तरह पाकिस्तान को एक दफ़ा ब्लैकलिस्ट कर चुका है। हाँ। और उसमें बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर वो करता है। जैसे हैदर ने जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादातर अमेजोन पे काम करने वाले उनको ठीक से इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, वो गोरों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन गैप है, प्रॉब्लम है। सेकेंडली यहाँ पे कुछ ऐसी हमारी कम्युनिटी है जिसको हम हैकर्स या वाइट हैट, ब्लैक हैट, इस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं स्पैम करने के लिए, धोखा देने के लिए। ठीक है, उनकी वजह से वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करते हैं और वो नंबर्स में बहुत कम है। अगर 13,000 अकाउंट ब्लैक हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं, तो उसमें से 10 से 15 लोगों की वजह से इन 13,000 के ब्लॉक हुए होंगे। ये बेसिक है कि कुछ लोग उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं या मिसयूज करने की कोशिश करते हैं।
किस तरीके से, मतलब उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है, उनको ब्रीच किया जाता है? क्या चीजें जिसकी वजह से इनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं? देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अच्छा, स्पैमिंग की जाती है, अपनी ही प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए डिफरेंट अकाउंट्स बना के वहाँ पे जाके पोस्टिंग या रिव्यूज़ किए जाते हैं, फेक रिव्यूज़ जिसको कहते हैं। अच्छा, इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं और वो ये समझते हैं कि शायद हम अमेज़ॉन को चीट कर लेंगे, बट आप अमेज़ॉन को या फेसबुक को या गूगल को चीट नहीं कर सकते। इनके एआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको पिन पॉइंट करके बता देते हैं आपने यहाँ पे क्या किस माइंडसेट के साथ ये एक्टिविटी की है। तो हम इसलिए ज़्यादा प्रवोक करते हैं लोगों को कि वो लोकल ई कॉमर्स की तरफ सबसे पहले बढ़ें, ताकि नॉर्म्स को समझ लें, ई कॉमर्स को समझ लें कि उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। अब ई कॉमर्स दुनिया में कहने को सबसे आसान काम है, आपने मोबाइल से ऑर्डर किया और आपके घर डिलीवरी आ गई। हाँ। अगर आप इसके ऑपरेशन देखें तो शायद ये दुनिया का सेकंड मुश्किल तरीन काम हो। अब इसमें 6 से 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें सोर्सिंग है, जो प्रोडक्ट को लेके आएंगे, फिर फोटोग्राफी है, कंटेंट है, वेब के ऊपर लगाना है, उसकी मार्केटिंग करना है, उसको पिन पैक करना है, और फिर आपने ट्रैक्स या लॉजिस्टिक्स के हवाले करना है उसको। ठीक है, इसमें से किसी एक भी चेन को ब्रेक करें तो आपका पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। आप प्रोडक्ट लेके आए हो, आपने उसकी मार्केटिंग नहीं की है, आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने उसको शिप नहीं किया, कस्टमर तक पहुंचेगा नहीं, तो वो सर्कल पूरा नहीं होगा। तो टेक्निकली बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बट अगर आप इसको समझ के करें, उसकी नॉर्म्स को समझें कि आपने कितना वक्त देना है, आपने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है, तो शायद ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, बहुत आसान हो जाए। और इन लीगल चैनल्स को आपको समझने, टेक्निकल चीज़ों को समझने के बाद, उस नॉलेज के बाद आप अमेज़ॉन के ऊपर जाएं, आप फिर उस इंटरनेशनल मार्केट को हिट करें। आप मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करने की कोशिश करें, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ना कि ये समझें कि हम लोग सिर्फ रातों रात अमीर हो जाएं और वो जो जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको ब्रीच करके और मिलियनर बनने की कोशिश करें, फिर यही होगा हमारा। और आइंदा फिर देखते हैं कि क्या बनता है पाकिस्तान में। लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जनाब हम बात कर रहे थे कि लोकली किस तरह हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। हमारे साथ हैदर और उमर मौजूद है। उमर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हैदर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और लोकली किस तरह हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, उस पर हमने आज बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, इंसान की सबसे बड़ी ताकत जहन और सोचने की सलाहियत को करार दिया गया है। हम सोच के जरिए ही अपने फैसले करते हैं, मगर कभी कभी ज़्यादा सोचने की आदत ही इंसान का दुश्मन भी साबित हो सकती है। ज़्यादा सोचने की आदत को ओवर थिंकिंग भी कहा जाता है, और ये एक ऐसी आदत है जिसमें मुब्तला इंसान हर वक्त सोच कर खुद अपनी खुशियों का गला घोंट देता है, और उसका बराह रास्त ताल्लुक जहन से है, जिसके मनफी असरात मजमूई सेहत पर भी आते हैं। और नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मामूल से ज़्यादा सोचना दिमाग में जहरीले केमिकल्स की नशोनुमा का बाइस बन सकता है, जिससे ग्लूटामेट नामी केमिकल की गर्दिश मुतासिर होती है और इंसान थकावट महसूस करता है, काम करने का दिल नहीं करता है। और माहिर नफ्सियात के मुताबिक ये एक ऐसी जहनी मर्ज है, इस कहलाता है, जिस पर काबू पाया जा सकता है। ओवर थिंकिंग की आदत इंसान को मनफी सोच का मालिक बना देती है। जिन बातों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको भी सोच कर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, और वो एक मसला बड़ा बन जाता है, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दूसरों से हम लोग दूर होते जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस आदत पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, इस पर आज हम गाइडलाइंस लेंगे, कुछ टिप्स लेंगे, बात करेंगे। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाह साहब, सबसे पहला सवाल ये करूंगी, आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं कि नहीं? मेरा ख्याल है हर शख्स किसी न किसी हद तक ओवर थिंकिंग करता है। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बंदा के जी मुकम्मल सेहत जिस्मानी क्या होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो कोई ना कोई बीमारी नहीं है, कुछ ना कुछ हर वक्त चल ही रहा होता है। हाँ। उसकी शिद्दत कम होती है, ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह जो जहन है, जहन की जो सेहत की हालत है, उस पर बहुत सा काम हुआ है, और उस पर जो बहुत सा काम हुआ उससे दुनिया को पता लगा कि सेहतमंद जहन क्या होता है। ठीक है। मतलब सेहतमंद जहन चीज़ों का मुस्बत पहलू देखता है। सेहतमंद जहन जो है वो दुनिया को, हालात को अपने मुखालिफ नहीं समझता, वो मुआवन और मददगार समझता है। ठीक है। सेहतमंद जहन जो है वो बामकसद सोचता है।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे चलना है। आप एक मैं मिथ क्लियर कर दूं पहले कि हम काम करने को, चलने को काम समझते हैं, कोई भी फिजिकल एक्ट जिसे कहते हैं। हम लोग अपने माइंड के काम यानी सोचने को काम नहीं समझते, हालांकि वो भी काम है। हाँ। और वो हर वक्त हो रहा है। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि स्टॉप योर थिंकिंग। थिंकिंग रोकी नहीं जा सकती। थिंकिंग बिल्कुल जैसे चलना बामकसद हो तो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और चलना बेमकसद हो तो आवारागर्दी कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह आपका सोचना बामकसद है तो वो प्रोडक्टिव थिंकिंग है, ठीक है। लेकिन आपका सोचना बेमकसद है, और एक है बेमकसद चले, एक है कि आपका सोचना मनफी है। ओके। यानी ऐसा सोचना है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, सही, जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब पहला एक नुक्ता समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग, उसकी बुनियाद क्या है, वो जन्म कहां से लेती है। सही। वो अभी तक जैसे आपने माहिरीन की और साइकोलॉजिस्ट की बेशुमार रिसर्च और उसके रेफरेंस दिए, उसी तनाजुर में बताऊं कि अभी तक की रिसर्च ये बताती है कि नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग ज्यादातर बेस्ड करती है नेगेटिव बिलीव्स की बेस पे। ये हो सकता है कि हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुए होते हैं उसकी बिना पे भी हो सकता है। अच्छा, वो जो एक्सपीरियंस है उसके जो मानी हमने ड्राइव किए ना, या हमारे माइंड ने ड्राइव किए, ठीक है, वहां से नेगेटिव थिंकिंग आएगी। तो होता क्या है कि एक रियलिटी है, ठीक है, और एक इल्यूजन है। हाँ। माइंड जो है ना, वो रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं निकाल सकता। यानी माइंड ने किसी चीज को, इल्यूजन को रख लिया रियलिटी समझ के, ओके, वो जो रख लिया है वो बिलीव है। अब उस बिलीव के बाद मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको। एक एक्सपीरियंस है किसी का कि किसी को बेवफा दोस्त मिला, ठीक है जी, उसके साथ फ्लर्ट हो गया या धोखा हो गया, कारोबारी धोखा हो गया, कोई शख्स मिला, शुरू में वो कुछ था, बाद में वो बदल गया। अब इस एक्सपीरियंस के बाद माइंड ने अंडरस्टैंड ये कर लिया कि हर शख्स धोखेबाज होगा। हाँ। अच्छा, फर्ज कीजिए ये अमल एक दो बार हुआ, फिर तो 100% माइंड ने समझ लिया कि हर शख्स धोखेबाज होता है। अब क्या होगा, देखिए, जब ये रियलिटी नहीं है, पहली बात ये बता दूं, ये बात जो माइंड ने सोची है रियलिटी नहीं है, ये एक उसका इल्यूजन है, जिसको बार बार के एक्सपीरियंस है या किसी एक एक्सपीरियंस से उसने क्या किया, मजबूत कर लिया। जब मजबूत कर लिया तो उस पर यकीन करने की वजह से हमारा जो बिहेवियर है या हमारा जो सोचना है, हमारा जो कुछ करके दिखाना है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो एक्ट है, ये सब चीजें वो उस गलत बिलीव या इल्यूजन की बेस पे होंगी। लाइक अगर सही बंदा भी हमारी जिंदगी में आया तो हम उस इल्यूजन की बेस पे हम उस पे शक करेंगे। जब शक करेंगे तो वो हैरान होगा कि ये मेरे पे, मैं तो मुखलिस हूं, ये मेरे पे शक क्यों कर रहा है, ये मुझे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है, ये मुझे चेक क्यों कर रहा है, ये क्रॉस चेक क्यों कर रहा है। हालांकि पीछे कहीं ना कहीं क्या पड़ा हुआ है, एक इल्यूजन पड़ा हुआ है, और उस इल्यूजन की बेस पे, अच्छा फर्ज कीजिएगा वो इल्यूजन है और उस इल्यूजन की बेस पे उसको गुस्सा आ रहा है। अच्छा, उसका यकीन है कि ये गलत है, हाँ। ये चीट कर रहा है, हालांकि वो चीट नहीं कर रहा। उस गलत इल्यूजन की बेस पे उसका जो रवैया है, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक ओवर पोजेसिवनेस नजर आएगी। अब ये कहां से, उस इल्यूजन की बेस पे है। फिर अगली बात आती है, उसके जो ब्रेन केमिकल्स हैं जिनकी बेस पे मूड्स चलते हैं सारे, जो आपने कहा कि जी कोई हार्मोन बढ़ जाता है, कोई कम हो जाता है। हाँ जी। कुछ हार्मोन्स हैं जो मेंटल हेल्थ को इंश्योर करते हैं, और कुछ हार्मोन्स हैं जिनका पैदा होना आपकी जहनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जब बार बार उस गलत इल्यूजन की बेस पे आप सोचेंगे तो क्या होगा जी, वो गलत हार्मोन्स बार बार निकलेंगे, स्पीड होंगे, और उसके नतीजे में आपका परमानेंट मूड खराब रहने लग पड़ेगा। अब शुरू कहां से हमने किया था, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। अच्छा, अब आते हैं रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। नेचर के निजाम, कुदरत का निजाम ऐसा है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, अच्छा। आप मैच्योर हो। एक बच्चा जो अपने बचपन से उसको देखें, वो जितनी बार दिन में गिरता है, मैं गारंटी से कहता हूं, हम एक दिन में उतनी बार गिरे तो हम हिम्मत हार के बैठ जाएं। बच्चा हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसके अंदर एक नेचर का एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। नेचर ने उसे गिफ्ट किया है कि गिरना है, उठना है, फिर चल पड़ना है, गिरना है, चोट लगनी है, भूल जाना, फिर लगे रहना। बच्चों को चोटें लगी होती है, उन्हें नहीं पता होता। वो हम देखते हैं, टांग पे क्या हो गया, ये पांव पे तुम्हें क्या हुआ, घुटने पे क्या हुआ, उसे पता ही नहीं होता। वजह यह है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नेचुरल फ्लो पाया जाता है। हमारे साथ ये होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस को बड़ी जल्दी, तेजी के साथ, अपने बेसब्रेपन की वजह से, जल्दबाजी की वजह से किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचा देते हैं, और उस एक्सपीरियंस का जो मानी ड्राइव करते हैं, ये याद रखिए, मानी ड्राइव करना ही करना है। इंसानी जहन का काम ये है कि उसने कोई ना कोई मानी बनाना है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ लेबल लगा रहा है, हाँ, वो अच्छे का, बुरे का, ठीक का, गलत का, मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, नहीं है, क्राइसिस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है।
इतने लेबल उसके पास पड़े हुए हैं कि वो ठक ठक आइडियाज फिट करता जा रहा है हर चीज पे। जैसे मिसाल लीजिए, प्रिंटिंग हो रही होती है ना, ठक ठक प्रिंटिंग मशीन चलाई जा रही होती है, वो तो एक ही तरह का प्रिंट होता है ना, लेकिन माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ छाप लगाई जा रहा है, ये उसका एक ऑटो प्रोसेस है। अब अगर अल्लाह ना करे वो एक इल्यूजन की बेस पे है तो वो हर चीज को गलत लेगा। जब गलत लेगा तो क्या करेगा? जरा गौर से सोचे, अगर किसी के बारे में आपका अच्छा यकीन है, यानी रियलिटी है, अच्छी सोच खुद ही पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका इल्यूजन है, अगर आप रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, आप इल्यूजन पे बेस्ड है, तो इल्यूजन पे बेस्ड होने की वजह से आपकी सारी थिंकिंग, सारा अमल, सारा बिहेवियर, सारा कुछ क्या होगा? मनफी। अब होगा क्या? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, इंसान जब बामकसद चलता है तो बेशक के थकता है, लेकिन मंजिल नजर आती है, वो थकावट कम हो जाती है। बिल्कुल। जब बामकसद चलता है तो उसके अंदर होप होती है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने कहीं पहुंचना। इसी तरह हम इसी को मिसाल को जोड़ते हैं सोचने के साथ। जब हम बामकसद सोचते हैं, यानी अच्छा सोचते हैं, तो हम थकते नहीं हैं। हम इतना नहीं थकते। अच्छी सोच में बजाते खुद बड़ी एनर्जी है। अच्छी सोच आपको और ज्यादा चार्ज कर देती है। आप किसी के लिए दुआ मांगते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी चीज का मुस्बत पहलू देखते हैं, किसी क्राइसिस में से देखते हैं मेरे लिए लर्निंग क्या थी। आप जिंदगी के मनफी और मुस्बत दोनों जावियों को सोच के देखते हैं कि इसमें मुस्बत ये था, मनफी भी थोड़ा सा था। अच्छा, लेकिन अगर आपका माइंड नेगेटिव सोच रहा है, यानी नेगेटिव इल्यूजन की बेस पे सोच रहा है, रियलिटी को नहीं सोच रहा, तो बार बार सोचने की वजह से, क्योंकि रिजल्ट तो कोई नहीं कर रहा, आपका माइंड थकेगा। वो लोग जो कहते हैं कि जनाब हमारी बॉडी में थकावट बड़ी बढ़ गई है, हमारे सर में दर्द रहती है और हमें बड़ा बोझलपन महसूस होता है और जिंदगी में कोई रंग नहीं रहा और अब दिल नहीं लगता और बेमकसदियत है और अंदर खाली खालीपन है, वो दरअसल ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। और उनकी ओवर थिंकिंग किसी इल्यूजन की बेस पे है और वो इल्यूजन उन्होंने किसी एक्सपीरियंस से निकाला है, सिंथेसाइज किया उसको लेबल्ड किया है। अच्छा, अब होता क्या है? मैं इसका एक छोटा सा सोल्यूशन की तरफ जाना है, क्वेश्चन करना नहीं, सोल्यूशन की तरफ चलें कि क्या इसका, कैसे इसको कम किया जा सकता है। मैं इसको देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर इसकी बहुत एक हाइपर इंटेंसिटी है, ठीक है, हो सकती है। पहले मैं आप सब जो सुनने वाले हैं आपसे दरखास्त करूंगा, मैं हूँ, आप, हम में से कोई भी काबिल तरीन इंसान जब भी कभी जिंदगी में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसको जिंदगी स्टक फील होने लग पड़ती है, मेरा एक मशवरा है कि हमें बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हेजिटेशन के, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, मुआलिज के पास। यहीं पे तो मसला है हमारा। इस तरह का जो प्रोग्राम है ना, हमारा प्रोग्राम, ये एक बड़ा एक मसला है। हम लोगों से, मुझसे लोग समझते हैं कि मैं इलाज कर रहा हूँ शायद। वो कहते हैं लेक्चर अगर अटेंड करेंगे ना हम, ओवर थिंकिंग पे लेक्चर अटेंड करने से ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। या लास्ट टाइम हमने वो किया जी प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, तो वो करने से, टीवी सुनने से शायद हम प्रेजेंट मोमेंट रहना शुरू कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें लेक्चर सुन के, टीवी सुन के बड़ा अच्छा लगा। वो अच्छा क्यों लगा? ये सारे के सारे प्रोग्राम, लेक्चर, सब चीजें हैं अवेयरनेस के लिए। आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बढ़े, आपके अंदर जो कुछ चल रहा है वो बढ़े, आपको अपनी समझ बढ़े, आपको अपनी बिलीव्स की, अपनी थॉट्स की, अपने इल्यूजन की, अपनी रियलिटी की, अपने एक्सपीरियंस को मानी देने की समझ आए। बिल्कुल। ये इसलिए है, ये इलाज नहीं है। ये बता रहा है कि अच्छा चले, अब इलाज किसका हो सकता है? जिसको कभी कभी ओवर थिंकिंग होती है, उसके मेरे पास सोल्यूशन है उसका। और वो सोल्यूशन क्या है? जब भी आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ पर थॉट्स चल रही हैं और मैंने अपनी, क्योंकि हम हर वक्त थॉट्स ही होते हैं, हमें लग रहा होता है जो कुछ चल रहा है वही रियलिटी है। अगर हम कभी उससे अलहदा हों और अलहदा होके देखें थॉट्स क्या चल रही हैं, जैसे आपकी टीवी पे स्क्रीन पे हम आ रहे हैं, नजर नीचे कुछ टिकर्स भी चल रहे हैं, अगर हम ऐसे करके पढ़ें तो क्या होगा? पढ़े जाएंगे ना। जब आप अपनी थॉट्स को पढ़ते हैं ना, तो ये एक बड़ा एक बेसिक ट्रिक है, ये मैं $1,000,000 आपको मैसेज दे रहा हूँ, उसी वक्त थॉट्स रुक जाती हैं। होता क्या, वो थॉट्स ना जैसे यानी उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे चोर को देखा जाए तो घबरा जाता है। ऐसी है ना जी, चोर चोरी कर रहा है, फर्ज कीजिए सेलफोन पड़ा है और चोर ने ऐसे करके चोरी करनी और आपने देख लिया तो वैसे हाथ कर लेगा, ठीक है ना जी। बिल्कुल इसी तरह जैसे थॉट्स को देखते हैं तो थॉट्स फौरी तौर पे अलर्ट हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि थॉट्स माइंड है, माइंड फौरी तौर पे अलर्ट होता है कि वो मुझे किसी ने देखा, वो रुकता है। जब भी आप अपनी थॉट्स के ऑब्जर्वर बनते हैं, ठीक है, कीन ऑब्जर्वर बनते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। वो क्या होता है? ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि आप में और माइंड में फर्क पैदा हो गया। पहले आप एक थे, आपका माइंड और आप एक हुए थे। इसीलिए एक बड़ा फेमस जो जुमला आपने सुना होगा, कोटेशन, उसकी समझ अभी आएगी। माइंड अगर आका बनने पे आए तो बदतरीन आका है, बदतरीन आका है। ये उड़ा के रख देता है इंसान को, बंदा सुसाइड कर लेता है इस माइंड की वजह से। और अगर ये गुलाम बनने पे आए
तो इससे अच्छा गुलाम कोई नहीं है। दुनिया की सारी सक्सेस, मिलियनियर, बिलियनियर्स, डिस्कवरीज, साइंटिस्ट इसी माइंड की वजह से तरक्की उन्होंने हासिल की है। यानी ये ताबेदार हो गया। देखें, हाथ ताबेदार है, टांगे ताबेदार है, हर चीज ताबेदार है। ये ताबेदार नहीं है। इसको अगर आपने ताबेदार कर लिया, ओबीडियंट कर लिया, इससे अच्छा सर्वेंट कोई नहीं है। लेकिन अगर आप इसके सर्वेंट हो गए, यानी आपने फर्क ना निकाला कि मुझे मेरा माइंड ऑपरेट कर रहा है, माइंड इतना तेजी के साथ आपकी बीइंग या सेल्फ के साथ, ये मुश्किल बात है, बीइंग के साथ गुत्थम गुत्था हो जाता है कि इसमें फर्क ही नहीं निकाल सकते कि मैं हूं या मेरा माइंड है। मेरा माइंड है, हाँ, exactly. अगर आप कभी ऑब्जर्व करना शुरू करें, और दूसरी बात देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहा करें, अच्छा, लम्हा मौजूद में रहा करें। अच्छा, इंसान का दिमाग जंप करता है, वो मुस्तकबिल, कभी माजी में, कभी मुस्तकबिल ये हम में बात कर चुके हैं हाँ, इस पर पिछले दफा। यानी जो जिन्होंने पिछला प्रोग्राम नहीं देखा वो नेट पे जाके देख लें। हाँ। अच्छा, वापस आए, अगर वो बहुत मुस्तकबिल से जरा करीब आना शुरू हो और एक दिन तक आए, आज सुबह का वक्त है और अभी 10 बजने वाले हैं और शाम तक सिर्फ आप रखें कि मेरी एक्चुअल आज डे तो यही है, ठीक है, बाकी कल को कल देखेंगे, कल देखेंगे। अच्छा, फिर आप जैसे ही कोई कल का ख्याल आया या मुस्तकबिल का ख्याल आया तो अपने माइंड को आपने क्या कहा, नहीं, स्टॉप, आज की मेरे बेटे नहीं, होता ना बच्चों को हम कहते हैं ना, मेरे बच्चे ये आगे नहीं जाना, इधर ही रहना। हाँ। अच्छा, एक है, कुछ दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो डे प्लानिंग की आदत पड़ेगी, माइंड को वन डे प्लानिंग की आदत पड़ जाएगी। सही अब आपने अगला काम क्या किया, आपने इसको जरा सा, इस बीमारी को कम करने के लिए आपने इसे घंटे पे आप ले आए। ओके, आपने कहा मैंने आगे को सोचना है लेकिन एक घंटे से आगे का नहीं सोचना। सही, दैट्स ऑल। जब भी आगे का सोच, अच्छा, सोच के साथ सोच पैदा होती है। अच्छा, कभी आपने देखा है कि आप कि घर की छत पे आपने कभी खाना डालने की आदत, रोटियां डालने की आदत डाली तो कौवे आ जाते हैं। एक कौवा आता है, वो क्या करता है, वो कां करते हैं और वो बाकी सारे भी आ जाते हैं। सारे कौवे आ जाते हैं। थॉट्स भी ऐसी होती हैं। एक सोच आती है कां उसके बाद कां सारी मनफी सोचें इकट्ठी हो जाती हैं और वो जैसे पूरी चंगेर को, रोटियों के टुकड़ों को कौवे ढांप लेते हैं, निभा बिल्कुल इसी तरह वो सारी मनफी सोचें हमें चिपक जाती हैं और हम कहते हैं कि ये जिंदगी इतनी मनफी क्यों लग रही है। अब ये एक एस्पेक्ट है। तो आपने क्या किया, आप उसे घंटे तक ले आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें कि 20 मिनट से आगे नहीं जाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आइडियल है, जो सूफिया को दर्जा हासिल होता है, वो बड़ा मुश्किल है, मैं भी प्रैक्टिस करता रहता हूं, अल्लाह करे मुझे अचीव मैं कर दूं उसको। वो मुनीबा है कि आपने किसी तरह लम्हा मौजूद में आना। जिंदगी ना कल है ना माजी है, जिंदगी वो है जो इस वक्त आप गुजार रहे हैं। ये जो लम्हा मौजूद है, ये जो एक लम्हा है जिसमें मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूं, अगर आप इसको सुनते हुए समझते हुए इस लम्हे में है, ये जिंदा है, ये लम्हा जिंदा है। जो गुजर गया वो डेड लम्हा है, लेकिन जो आना है वो मुस्तकबिल है। लेकिन शाह साहब, कहा जाता है ना कि कुछ भी करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग और प्रोज एंड कॉन्स में मेरे ख्याल से एक बिल्कुल थिन सी लाइन है जिसके हमें पता नहीं चलता। हम ओवर थिंकिंग करते करते यहाँ तो प्रोज पे चले जाते हैं, यहाँ पे कॉन्स में चले जाते हैं। वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के दोनों एस्पेक्ट्स को हम नहीं देख पाते, एक चीज में चले जाते हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके? कुछ पॉइंट्स हैं ज़हन में रखें। हाँ। जो कुछ आप सोचते हैं, देखें क्या ये रियलिटी बेस्ड है या इल्यूजन बेस्ड है। बड़े आराम से आपको पता लग जाएगा, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ऐसा वाकया हो चुका है, ना ऐसा हादसा हो चुका है, ये सिर्फ खदशे हैं, ये मेरी सिर्फ सोचें हैं और हकीकत में कुछ भी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी सोचों को लिख लें, ना पढ़ाएं किसी को, लिख लें और थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद, 2 दिन बाद उसे पढ़ें, आपको पता लग जाएगा। ये जैसे एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उससे आपके अंदर की सिचुएशन पता लग जाती है। जब आप अपनी सोचों को अभी लिखेंगे और किसी और वक्त में पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन होगी। वो रिफ्लेक्शन को, या अब तो जमाना जदीद आ चुका है, आप जो कुछ सोच रहे हैं उसको बोल दें, रिकॉर्ड कर लें, बाद में जरा सुने कि मेरा माइंड क्या सोचता है। ठीक है, ये जो मैंने बोला है ये मेरा माइंड सोचता है, ऑब्जर्व किया। तीसरा तरीका ये है कि आप देखें जो मैं सोच रहा हूँ इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। जैसे चलते चलते बंदा कहता है मैं किधर जा रहा हूँ, इस तरह सोचते सोचें कि मैं सोच रहा हूँ ये मैं किधर जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखें एक आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, हम जो कुछ गलत सोचते हैं उसमें हम पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्यों पढ़ते हैं जी? माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का मतलब है कि मैं अपनी ताकत को जीरो करता हूं और असल ताकत तो मेरे अल्लाह की है। यानी मेरा जो माइंड सोच रहा है वो नहीं होना, ये कलादा से मौजू है। इंसान का जो माइंड बार बार सोचता है वो फिर हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जैसे ही कुछ गलत सोचते हैं तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं, आप अपनी पावर को, जो माइंड की पावर अल्लाह ने आपको दी है, वो सरेंडर करते हैं। जैसे कोई वेपन लिए है और आपने उसे गन पॉइंट पे कर लिया, उसने कहा जी मैं सरेंडर करता हूं, तो अपना वेपन रख के नीचे ऐसे हाथ कर लेता है। आप सरेंडर करते हैं लाहौल पढ़ के
कि मैंने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा, मैंने सरेंडर किया, ताकत तो मेरे अल्लाह की है। ये जो मेरे माइंड ने चलाई है गेम सारी ओवर थिंकिंग की, मैं उसे सरेंडर कर, वो मेरी सिर्फ खेल है, मेरे दिमाग का खेल है, और उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है उस पर आज हमने जनाब बात की है। ओवर थिंकिंग को आप अगर जितनी ज़्यादा करेंगे ओवर थिंकिंग, वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा हानिकारक होगी या मनफी साबित होगी। हमारे साथ मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब मौजूद है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, ओवर थिंकिंग के ऊपर हमारे से बात की है, और कुछ टिप्स जो शाह साहब ने दिए हैं ज़रूर आप भी उसको इम्प्लीमेंट करिएगा अपनी लाइफ के ऊपर, और फिर देखिएगा कि जनाब उसमें कितना डिफरेंस आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, मुसन्निफ हैं, और उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। आज की किताब बड़ी प्रैक्टिकल किताब है और वो है तरबियत औलाद। फिक्शन हाउस ने इसे पब्लिश किया और राइटर हैं मारूफ मुसलमान मुफक्किर और आलिम मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान, जो गुज़श्ता दिनों जिनका इंतकाल हुआ, हमारे हमसाया मुल्क में उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी। अच्छी बात उनकी ये है कि ये वो महज वो वाले आलिम नहीं हैं कि जो सिर्फ उलमा के दरमियान ही पॉपुलर रहते हैं, बल्कि इन्होंने बहुत सारा ऐसा भी काम किया जो हमारे जैसे आम तालिब इल्म के लिए और आम मुसलमान के लिए भी बड़ी प्रैक्टिकल हैसियत रखता है। इनकी एक से इससे पहले भी इसी प्रोग्राम में एक किताब का तारुफ हम करवा चुके हैं, वो था मियाँ बीवी के लिए खुशगवार ज़िंदगी कैसे वो गुजारें, क्योंकि बहरहाल मुआशरे का जो यूनिट है, इकाई है, वो यही है, मियाँ बीवी फैमिली है, यहाँ से मुआशरा शुरू होता है। तो आज उससे अगला स्टेप जो है वो मेरे सामने है, तरबियत औलाद। औलाद की तरबियत कैसे की जाए। अगेन यूनिट हमारे पास एक फ़र्द है और उस फ़र्द की तरबियत उसके घर में होती है। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी से बात करते हैं, बड़ी मशहूर बात है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उस वक्त आपका लिबास आपका साथ छोड़ देता है। उसका मतलब ये है कि आप बड़े सूटेड बूटेड, बड़े वेल ड्रेस्ड होकर कहीं पे जाते हैं और जाते ही आप पहला लफ्ज़ बोलते हैं तो लोगों की तवज्जो आपके लिबास से हट जाती है और आप जो कह रहे हैं उस पर चली जाती है। तो इसका मतलब है कि लिबास ने आपका साथ छोड़ दिया। वो जो इम्प्रेशन आपने लिबास से पैदा करना चाहा था, वो इम्प्रेशन कहीं पीछे रह गया। अब आपकी ज़ुबान का इम्प्रेशन शुरू होगा। सुकरात के पास एक बंदा आया और उसने आके, इसी तरह सूटेड बूटेड बंदा था, आके उसने रोब झाड़ने की कोशिश की नॉन वर्बली। तो सुकरात ने कहा कि भी बोलो ताकि तुम्हारे वज़न का पता चले कि तुम कौन हो। ये सूट बूट तो इसमें क्या, ये तो कोई भी पहन के आ सकता है। तो असल बात है कि तरबियत आप किस तरह किसी शख्स की करते हैं कि उसकी गुफ्तगू में तहजीब हो, रख रखाव हो उसके आमाल में, और वो खैर हो, सरापा गुड हो। तो इस पर इन्होंने मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब ने बहुत एक्सटेंसिवली लिखा है और सारे हवाले कुरान हकीम से दिए हैं, अहादीस से दिए हैं। एक छोटा सा जो वाक़या मुझे बड़ा पसंद आया, मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी सालगिरह की तकरीब थी। किसकी सालगिरह की आपको पता चल जाएगा। अकबर ने अपनी मशहूर पॉलिसी के मुताबिक उस दिन जो कपड़ा पहना था वो ज़ाफ़रानी यानी गेरवे रंग का था। मुल्ला अब्दुल नबी ने उसको देखा, पता चल गया आपको कि कौन है। अकबर बादशाह की बात हो रही है और उनके उस्ताद मुल्ला अब्दुल नबी की। तो उसको हिंदवाना रंग समझकर गुस्सा हो गए और भरे दरबार में अकबर को अपने असा से मार दिया। अकबर को इस पर नागवारी हुई, मगर वो खामोशी से उठकर महल के अंदर चला गया। महल के अंदर उसकी माँ मरियम मकानी मौजूद थी। उसने अपनी माँ से कहा, मुल्ला अब्दुल नबी ने आज भरे दरबार में मुझको मारा है, अगर वो तन्हाई में मुझको नसीहत करते तो इसमें कोई हर्ज न था। अकबर की माँ मरियम मकानी एक ज़हीन और साहिब इल्म खातून थी। उन्होंने अकबर की बात सुन के कहा, बेटे दिल पर मैल मत लाना, ये तुम्हारे लिए निजात आखिरत का ज़रिया है। क़यामत तक चर्चा रहेगा कि एक बेइख्तियार मुल्ला ने वक्त के बादशाह के साथ ये हरकत की है। सादतमंद बादशाह ने सब्र कर लिया। इससे मालूम होता है कि औरत का किरदार, औलाद की जो तरबियत साजी है, किरदार साजी उसमें कितना आम है। यानी एक बादशाह की माँ अगर उसको ये कह देती कि बेटा बदला लो, या उसकी जुर्रत कैसे हुई, तुम बादशाह हो, उस्ताद तो ऐसे हज़ारों होते हैं, तो क्या बनता अकबर बादशाह का। तो इसी तरह आगे उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी। उन्होंने कहा कि एक बाप जो है वो क्या तोहफ़ा दे सकता है। बड़ी खूबसूरत बात है। ये सारा मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, वक्त की तंगी है। मैं सिर्फ इसका क्रक्स आपके सामने बयान कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी इस दुनिया में है उसमें से किसी का बाप गरीब होगा, किसी का अमीर होगा, किसी का पारसा होगा, किसी का नहीं होगा।
तो आप किसी भी कैपेसिटी में हैं, आप अपनी औलाद को क्या तरबियत, वो बेहतरीन तोहफ़ा क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा, इनका ये ख्याल है मौलाना का कि आप दुआ दें। औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करना उसको बिगाड़ने के मुतरादिफ है। वो सियाने कहते हैं ना, औलाद के लिए इकट्ठा मत करो, बेवकूफ़ होगी तो उजाड़ देगी तुम्हारा बाग, सारा मालो दौलत वाली तिजोरी खाली कर देगी, और अगर समझदार होगी तो तिजोरी खुद भर लेगी, तो तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ कहाँ जाएगा। तो यही है दरअसल बात इन्होंने दूसरे अल्फाज में कही। उन्होंने कहा कि औलाद जो अपने औलाद को बाप जो बेहतरीन तोहफ़ा दे सकता है वो दुआ का है। कोशिश करे, उसको अच्छी तालीम दे, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला से, इन्होंने ये लिखा कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि मेरा रब भी तू है, मेरी औलाद का रब भी तू है, मेरे रिसोर्सेज इतने से थे वो मैंने सारे अपनी औलाद पे खर्च कर। ठीक है जी, अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट हमारा जिसमें हम लाहौर के मसाइल की बात करते हैं। और लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है, और जो भी हुकूमत तख्ते लाहौर पर बराजमान होती है उसकी सबसे पहली तवज्जो लाहौर में तरक्याती मंसूबे शुरू करने की होती है। दूसरी हुकूमतों की तरह चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत ने भी लाहौर में 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का प्लान और तामीराती लागत को खत्मी शक्ल दे दी है। LDA ने PC1 मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को इरसाल भी कर दिया है। 22 अरब 91 करोड़ और 50 लाख रुपए के मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। एक जानिब नए मंसूबों का ऐलान किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पहले से जारी मंसूबे मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे। इल्तिवा का शिकार उन मंसूबों में शहर के 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर और फाल का मामला भी शामिल है। LDA इंतजामिया एक बार फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने में तजब्जुब का शिकार नजर आ रही है, और सिविल स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के बाद फाल करना एक चैलेंज बन चुका है। दूसरी जानिब LDA के बजट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए फंड्स मुख्तस ही नहीं किए गए। तो शहर में नए शुरू होने वाले और पहले से जारी मंसूबों के हवाले से क्या पेशरफ्त है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है ज़ैनुल आबिदीन है। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स जो है इल्तिवा का शिकार है, जिनमें 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, कब से इनके ऊपर वर्किंग चल रही थी और कितनी देर हो गई है कि इनके ऊपर वर्किंग रुकी हुई है? शुक्रिया मुनीबा आसिफ। ये बेसिकली जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस का प्रोजेक्ट है ना, अगर इसको कहा जाए कि ये शैतान की आंत बन चुका है तो ये गलत ना होगा। जिस तरह एक मोरिया पुल तुसी मंसूबा शहर लाहौर का तवील तरीन इल्तवा का शिकार रहने वाला प्रोजेक्ट है, इसी तरह ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस प्रोजेक्ट भी है। ठीक है। इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ने भी कई नशेबो फराज देखे हैं हुकूमतों के, लेकिन हर हुकूमत ने ही इसको नज़रअंदाज किया। इसने जो इस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ने उनका दौर भी देखा, क्योंकि ये उन्होंने शुरू किया था। ये जब 2017 में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तमीर का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ था 5 अक्टूबर 2017 को। अच्छा। उसके बाद 2018 में बुज़दार साहब की हुकूमत आ गई, फिर इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस ने बुज़दार साहब की हुकूमत भी देखी। अच्छा। फिर उसके बाद 4 माह के लिए हमजा साहब की हुकूमत आ गई, और अब परवेज इलाही साहब की हुकूमत आ गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर दौर में ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस नज़रअंदाज होते रहे। मुनीबा, कोई एक भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जो कि मुकम्मल फंड्स के साथ इनको मुकम्मल करे, इनको फाल करे, और शहर में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनका आगाज़ हो सके। 4 दफ़ा इसकी जो लागत है उसमें इजाफा हो चुका है, और कई साल इसके ऊपर काम बंद रहा है। आप देखें कि अक्टूबर 2017 से लेके अब अगस्त 2022 आ गया, तकरीबन 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कितनी देर में होना था? 8 माह में। 8 माह का प्रोजेक्ट ये 4 साल 8 माह में मुकम्मल नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं ये इस वक्त भूत बंगले के मनाजिर पेश कर रहे हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि ऐसे इलाके जहाँ के बच्चों को, जहाँ के नौजवानों को किसी भी तरह की ये सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे थे। लाइक शादरा का इलाका है, रावी रोड का इलाका है, कहना का इलाका है, फिर चाइना स्कीम, गुजरपुरा, ये GT रोड के इलाके हैं।
यानी ये ऐसे इलाके हैं जो शहर के नज़रअंदाज इलाके हैं और वहाँ पर कोई ग्राउंड भी मौजूद नहीं है। हाँ। तो उनके लिए ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था कि वहाँ पर वो बैडमिंटन खेल सकें, स्विमिंग कर सकें, और बड़े खूबसूरत डिज़ाइन थे। जब इनके 3D डिज़ाइन दिखाए जाते थे तो उनको देख के दिल खुश होता था कि चलें कोई अच्छी एक्टिविटी शुरू होने वाली है। लेकिन किसी भी हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, ख़ास तौर पर बुज़दार हुकूमत की जानिब से। बुज़दार हुकूमत ने पहले 2 साल इस मंसूबे पर सिर्फ तहकीकात की। उन्होंने कहा कि काम बंद कर दिया जाए, अच्छा। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये हमारे पास फंड्स हुए तो फिर इसको मुकम्मल करेंगे। 2 साल इस पे काम बंद रहा, तीसरे साल बजट एलोकेट हुआ लेकिन मुकम्मल जारी नहीं हुआ, चौथे साल वो उनकी खुद हुकूमत चली गई, उनकी हुकूमत चली गई, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस भी साथ चले गए। इस वक्त भी ऐलान ये किया गया था कि 30 जून 2022 यानी गुज़िश्ता माली साल के इख्तिताम से कबल ये 11 में से 4 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस मुकम्मल कर लिए जाएंगे और उनको फाल भी कर दिया जाएगा। लेकिन माजी में जिस तरह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के दावे किए गए वो वफा नहीं हुए, तो ये दावा भी वफा नहीं हुआ। और अब नए माली साल का 1.5 माह से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, अभी तक भी कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस पोजीशन में नहीं है कि उसको फाल किया जा सके। तो नहीं मुख्तस किए गए ना, इसकी भी क्या वजह है? देखें जी, फंड्स मुख्तस ना तो आपने करने हैं ना मैंने करने हैं, ये तो गवर्नमेंट ने करने हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि अगर ये इसके लिए फंड्स मुख्तस नहीं करेंगे, इस पर काम नहीं करेंगे, तो जो इन्फ्लेशन रेट जा रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, हर गुजरते दिन के साथ इसकी जो लागत है वो बढ़ती जाएगी। और वो जो अरबाबे इख्तियार हैं जिन्होंने इसके फंड्स मुख्तस करने हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये उनकी जेब से नहीं जाने। ये जो अवाम ने टैक्सेस पे किए हैं या जो मुफादे आमा के LDA ने प्लॉट बेचे हैं या जो पंजाब हुकूमत रिकवरी कर रही है, ये उसके पैसे उसके ऊपर लगने हैं। तो उन अरबाब इख्तियार को इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि आप 8 माह के प्रोजेक्ट को 4 साल 8 माह के ऊपर ना लेके जाएं। कोई भी इस तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू होता है, ये तामीराती काम रोक देते हैं और फिर उसके बाद ये जो ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होता है, कोई भी नया नाम आना शुरू होता है कि वो अब उसके पास पंजाब की कमान होगी, LDA वाले प्रोजेक्ट उठा के उसके पास ले जाते हैं कि भाई इसके ऊपर साइन कर दें, और फिर उसके बाद वापस आके तम तराक तरीके से ऐलान कर दिए जाते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। जो आपने शुरू किए हैं खुदारा उनको तो ख़त्म करें, उनको तो मुकम्मल करें। उनको मुकम्मल करने का नाम नहीं ले रहे। अगला 22 अरब रुपए का आप जो ये एक पैकेज है वो दे देते हैं। इस वक्त शहर लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहर की आबादी के लिहाज से, गाड़ियों की तादाद के लिहाज से इनफ है, सिर्फ उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, एड ग्रेड वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हमारी जो ये सियासत है ये इस तरफ चली गई है कि अगर हम मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करेंगे या शुरू करेंगे या सड़कें उखाड़ेंगे तो फिर ही आवाम की तवज्जो मबजूल कर सकेंगे, तो हमने सारा का सारा जो फंड है ये इधर लगाना शुरू कर दिया है। इस वक्त भी बेशतर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर काम इस वक्त बंद पड़ा है। एक सब्जाजार का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था जो कि 95% मुकम्मल हो गया, उसको इन्होंने इसका इफ्तिताह करना था, लेकिन अब उसके इफ्तिताह में भी चैलेंजेस आ गए। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब आपने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चलाना है तो अल्टीमेटली आपने अंदर स्पोर्ट्स की चीज़ें रखनी है। जितने भी PC1 बनाए गए किसी में ये चीज़ शामिल नहीं की गई कि अंदर हमने सामान भी खरीदना है। अब ये सामान कौन खरीदेगा, पंजाब हुकूमत या LDA खरीदेगी, दोनों को कोई पता नहीं है। वो पंजाब हुकूमत को LDA रिक्वेस्ट किए जा रहा है कि हमें फंड्स दें, हमने उसके लिए सामान खरीदना है। पंजाब हुकूमत कह रही है कि LDA अपने पैसों से इनका सामान खरीदे। दोनों इस चीज के ऊपर अब इस चीज के ऊपर डेडलॉक पैदा हो गया। पहले इस चीज के ऊपर डेडलॉक था कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल किस तरह करेंगे, फंड्स किस तरह आएंगे। अब अगर तो हाँ, अब एक अल्लाह अल्लाह करके एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल हुआ है तो अब उसके अंदर जिम की मशीनरी कहाँ से आएगी, उसके बाद जो अंदर टेनिस कोर्ट है वो कहाँ से आएंगे, बाकी जो फर्नीचर फिक्सचर है वो कहाँ से आएगा। अब उस चीज के ऊपर आके इशू पड़ गए हैं। तो गवर्नमेंट को जो प्रोजेक्ट मुफादे आमा का शुरू करना है, तमाम तर जो इनके सियासी इख्तलाफात हैं उनसे हट के, आप बिलीव करें मुनीबा के रोज लोग पूछते हैं कि ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कब मुकम्मल होंगे। ये जो हमारे अरबाब इख्तियार है ना, जो ये सरकारी इदारे वाले हैं या जो
इनके अफसरान हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, ये मुझे कहते हैं कि जैन आप हर 3-4 दिन बाद क्यों स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की खबर दे देते हैं, और जब आप नहीं बनाएंगे तो हम आपकी खबर ही देंगे ना। रोज लोग पूछते हैं कि वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, क्योंकि नौजवानों का इस साइड पर रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो चाहते हैं कि हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो बढ़े, हम फिटनेस की तरफ जाएं। क्या इन्होंने सिर्फ ऐलानात तक ही रखना है कि हम एंटी ड्रग कैंपेन चला रहे हैं? आपने अगर अवाम को इस नशे की लत से बाहर निकालना है तो उनको किसी और तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट करें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा है तो वो 24 घंटे पढ़ता रहे, ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है। जो ग्राउंड्स थे वो आपने खत्म करके वहां पे हाउसिंग सोसाइटियां बना दी, वहां पे आपने बुलंदो वाला जो प्लाजे हैं वो बना दिए, जो डूंगी ग्राउंड थी वो आपने आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू कर दी। अगर ये एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है तो इसको मुकम्मल करें ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करें। क्या लगता है आपको ये नया जो आया बजट पास करवाया जा रहा है, PC1 भी मंजूरी के लिए भेज दिया गया, 8 साल कर दिया गया है, तो क्या ये 5 मेगा प्रोजेक्ट्स इसमें बात की जा रही, कौन कौन से इसमें होने वाले? ये जो अभी जो नए मजीद इन्होंने प्रपोज किए हैं, ये शहर में मजीद फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पिछले हैं वो तो चलो मुकम्मल हो ही जाएंगे ना, जो बुजदार साहब ने जिनके फीते काटे थे ना, सगियां रोड का, शेरांवाला फ्लाईओवर का, शाहकाम का, गुलाब देवी का, लाहौर ब्रिज का, वो तो कहते हैं कि चलो मुकम्मल हो ही जाएंगे। लेकिन अब जो नए पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी तो कुछ करना है ना, तो वो उन्होंने अब पंजाब में लाहौर के लिए खसूसी तौर पर 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। उसमें एक समनाबाद के मुकाम पे अंडरपास बनेगा। इसके अलावा सगियां पैकेज की 3rd लेग बनेगी जो जड़ावाला रोड बेगम कोर्ट को कनेक्ट करेगी। इसी तरह गुलशन रावी टी जंक्शन पे अंडरपास फ्लाईओवर बनेगा। और इसी तरह के जो प्रोजेक्ट है ना, शादरा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो ये लेके आ रहे हैं कि इन्होंने ये मुकम्मल करना है। अब गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो 1 साल से कम बाकी रह गया है, और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये 16-16 माह में मुकम्मल होने हैं। अब इसका मतलब है कि जो आने वाली गवर्नमेंट होगी या निगरान गवर्नमेंट होगी, अब उनको फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल के जा रहे हैं कि अब वो भी आके यही कहेंगे कि हम इसकी तहकीकात करेंगे, क्योंकि एक नई रिवायत पड़ गई है ना कि जब भी नई हुकूमत आती है वो कहती है कि हमने पिछले का एहतसाब करना है। तो वो एहतसाब के नाम पर ये मुफादे अमा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब यही प्रोजेक्ट जिनका मैंने आपको बताया ना, जो अभी परवेज इलाही साहब की हुकूमत पेश कर रही है लाहौर के लिए, ये प्रोजेक्ट पहले से ही प्रपोज्ड थे, लेकिन बुजदार साहब इसको शुरू नहीं कर सके। उसके बाद LDA ने ये प्रोजेक्ट हमजा शहबाज की हुकूमत को भी दिए कि ये शुरू करें, वो भी इसको शुरू नहीं कर सके, लेकिन परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैं शुरू करता हूँ। अब इसमें भी एक ट्विस्ट आता है कि ये जो 5 प्रोजेक्ट थे उस वक्त इनकी जो लागत थी वो 13 अरब रुपया थी, आज इनकी लागत 22 अरब 95 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। यानी अगर आपने वो प्रोजेक्ट उस वक्त शुरू किए होते तो आज हुकूमती खजाने से 10 अरब रुपए से ज्यादा पैसे बचा लेते। उस वक्त इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए, अब ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अब ये जो शादरा मोड़ का प्रोजेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत भी है, इसके लिए 9 अरब रुपए का तखमीना लगाया कि 9 अरब रुपए का वहां पे फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और जो एड ग्रेड वर्क है वो होगा। इससे पहले बुजदार साहब की हुकूमत में 4.5 अरब रुपए का यही प्रोजेक्ट था। यानी उस प्रोजेक्ट को उस वक्त मुकम्मल ना करने की वजह से आज उसकी लागत में 100% इजाफा हुआ। 4.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 9 अरब रुपए पे चला गया, और शादरा को उस प्रोजेक्ट की जरूरत भी है। इसी तरह समनाबाद अंडरपास, ये भी बुजदार साहब की हुकूमत का प्रोजेक्ट था। उस वक्त जो इसकी लागत थी अब उसमें 45 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। इसी तरह सगियां का प्रोजेक्ट है, उसमें भी 75 करोड़ रुपया इजाफा हो गया। तो अगर जो प्रोजेक्ट हैं वो शहर की ज़रूरत है, वो ट्रैफिक के मसाइल उन्होंने हल करने हैं, तो उनको बर वक्त मुकम्मल करें। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि कब सरिया महंगा होगा, कब बिल्डिंग मटेरियल महंगा होगा, कब सीमेंट महंगा होगा और कब हम इनके जो रिवाइज्ड PC1 है वो बनाएंगे। तो जरूरत इस अमर की है इस वक्त के जो शहर के जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करें। ऐसा ना हो कि एक जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो ही रही है, आप मजीद मुकामात पर जाकर खुदाइयाँ शुरू कर दें, सड़कों को बंद कर दें, सड़कों पर डावर्शन लगा दें कि शहर लाहौर के बासियों को घर से निकलना ही महाल हो जाए। इसके ऊपर इस वक्त डिटेल प्लानिंग की ज़रूरत है। चाहिए ये कि पूरे शहर का पहले ट्रैफिक काउंट सर्वे किया जाए कि किस मुकाम पर ज़रूरत है।
जिस तरह ये शादरा का प्रोजेक्ट हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये होना चाहिए क्योंकि वहां पर जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जहां पर एड ग्रेड वर्क से काम हो सकता है, सड़क की तोसी से काम हो सकता है, वहां पर आप अंडरपासेस और फ्लाईओवर की तरफ ना जाएं, क्योंकि मुल्क में इस वक्त इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। डॉलर का जो रेट ऊपर नीचे हो रहा है वो भी सबको नजर आ रहा है। तो जो प्रायोरिटीज हैं उनको डिसाइड किया जाए, ना कि सिर्फ अपने सियासी स्टंट को मद्देनजर रखते हुए अरबों रुपए के पैकेज दिए जाएं। हम कतई तौर पे इस चीज के खिलाफ नहीं है कि शहर लाहौर को बजट नहीं मिलना चाहिए। हम आपके प्रोग्राम में दीगर प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज की आवाज उठाते हैं कि शहर को निगलेक्ट किया जा रहा है, इसको फंड्स मिलें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि प्रायोरिटाइज करें कि किस चीज के ऊपर इस वक्त जरूरत है, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सियासी लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए, अवाम की तवज्जो लेने के लिए और अपने नाम की तख्तियां फटियां लगाने के लिए आप प्रोजेक्ट्स के फीते काटे। आपको लगता है लगेंगी? हाँ लगेंगी तो सही, हाँ लगेंगी तो सही, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो नए चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्होंने बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं कि इनको शुरू करें और इनको इसी माली साल में ही शुरू करें और ख़त्म भी किया जाए। वो ख़त्म तो फिर इसी तरह आपके प्रोग्राम में बैठ के हम बता रहे होंगे कि इनसे ये ख़त्म नहीं हुए। ख़त्म जब ना सगियां प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना मुनीबा, तो उस वक्त के जो डायरेक्टर जनरल थे LDA के और जो सारे अफसरान थे, मैंने उनको कहा कि ये प्रोजेक्ट ना आपसे बर वक्त मुकम्मल नहीं होना। उन्होंने कहा क्यों नहीं होना? मैंने कहा आपका जो माजी का रिकॉर्ड है ना वो यही बता रहा है कि आपसे ना ये प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल नहीं होना। उन्होंने कहा जैन भाई ये सीधी सीधी सड़क बनानी है, ना इसमें किसी भी तरह का कोई पिलर आना है, ना कोई एलिवेटेड ट्रैक आना है, सीधी सड़क है, बस उसकी एक्सटेंशन कर देनी है। आप देखिएगा 10 माह का इसका पीरियड है, हम 6 माह में इसको मुकम्मल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डेडलाइन भी गुजर गई है। वो भी सीधी सड़क नहीं बनाई, हाँ सीधी सड़क नहीं इनसे बन सकी, तो वो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक। उसका भी वो कहते हैं कि हमने 75% काम मुकम्मल कर लिया है, बाकी कर लेंगे। ये जो इदारे हैं ना बेसिकली ये सियासी सूरत हाल के साथ चल रहे होते हैं। अभी आप देखें कि नया माली साल शुरू हो गया, 1.5 माह गुजर गया, अभी तक LDA का बजट पास नहीं हुआ, तो किस तरह जो मंसूबे हैं उनके ऊपर काम चलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह पैसे देंगे, किस तरह नए जो मंसूबा जाता है वो शुरू किए जाएंगे। तो ये चीजें स्ट्रीमलाइन होने की जरूरत है। ये मुफाद आमा के प्रोजेक्ट्स को सियासी सूरत हाल के साथ अटैच ना किया जाए, सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। जितने भी पब्लिक रिलेशन या पब्लिक से रिलेटेड जितने भी तरक्याती मंसूबे चल रहे होते हैं उसके ऊपर ज्यादातर गौर करना चाहिए और सियासत को साइड खुडे लाइन लगा देना चाहिए। सियासत करें आप, नहीं सियासत करें हम, लेकिन साथ साथ जो है जनाब आवाम के बारे में भी सोचें। बिल्कुल आप नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करें, लेकिन बर वक्त एटलीस्ट उनको खत्म भी तो करवाएं ताकि पता चले कि जनाब कुछ हमारे लिए भी काम हो रहा है। हमारे साथ जैनुल आबदीन मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि हर दफ़ा जब भी आप आते हैं तो कोई नई चीज़ हमारे साथ शेयर करके जाते हैं और शहर लाहौर के मसाइल थे जनाब जिनको हम उजागर करते हैं इस सेगमेंट में। और आज का ये टॉपिक था प्रोजेक्ट जो भी चल रहे थे लाहौर में। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। बात करें तो आंखें कुदरत का बहुत ही अनमोल और कीमती तोहफा है और ये जिस्म का सबसे सेंसिटिव पार्ट भी है। वैसे तो आंखों को अदबी दुनिया में भी बहुत अहमियत हासिल है। महबूब की आंखों पर गज़लें लिखी जा चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि जनाब शायरी में जितना आंखों को रोमांटिसाइज किया गया है ना उसकी वजह से आंखों की रंगत की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खूबसूरत आंखें हर इंसान की ख्वाहिश होती है और आंखों का अपनी पसंदीदा रंगत इख्तियार करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग तो नज़र की कमज़ोरी के बायस भी लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बेशतर अफराद शौकिया तौर पर आंखों में लेंस लगाते हैं। लेंस का बेजा इस्तेमाल आंखों के लिए इंतहाई मुज़र भी साबित हो सकता है। उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वीडियो गेम्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी आंखों के अमराज में इजाफे की वजह बनता है। तो कौन कौन सी आदत आंखों की बीमारी की वजह बन सकती है, उनसे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है और ख़ास तौर पर कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है,
इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर समन अली है, माहिर अमराज चश्म है। डॉक्टर समन, आपको वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। डॉक्टर समन, ओवरऑल तो हम बात करेंगे कि आंखों की क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज से आज हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे कि बहुत से लड़कियां लगाती हैं, इवन दो के लड़के भी अब लगाना शुरू हो गए कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो इससे क्या क्या हमारी आंखों में इन्फेक्शंस या क्या क्या बीमारी हो सकती है, सबसे पहले ये बताइए। जी, बहुत एक तो अहम सवाल है ये, और बहुत ही ज़्यादा आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक तो देखें, एक तो ज़रूरत के तहत है, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं वो लगाते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, हाँ। ठीक है, पावर्ड लेंसेज होते हैं। उसका भी बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। आपने कोई चीज़ आंख में लगाई हुई है, कॉर्निया एक हमारा जो आगे ट्रांसपेरेंट एरिया जिसको कर्निया कहते हैं, उसके पास अपनी कोई ग़िज़ा नहीं है, वो उसने हवा से ग़िज़ा लेनी होती है। तो जब हम उसके ऊपर एक शील्ड लगा देते हैं जैसे कॉन्टैक्ट लेंस की फॉर्म में, तो उसकी ग़िज़ा हम कम कर देते हैं। ओके। तो वो उसके ऊपर जितना अगर ज़्यादा लगाएंगे उतनी देर उसको ग़िज़ा कम मिलती रहेगी। तो इसलिए जितने लोग बहुत अरसे से लगा रहे हैं और बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए लगा के रखते हैं दिन भर के लिए, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अच्छा। उस कॉर्निया को जिसने ट्रांसपेरेंट रहना है, बिल्कुल शफाफ रहना है, उसके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। फिर ये कि आप अगर लगाने ही हैं, बहुत ज़रूरी है, तो उसको अच्छी क्वालिटी के लिए एक्सटेंडेड वेयर लें कि जो बहुत लंबे अरसे के लिए, लेकिन लगाएं उसको बहुत थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, पूरा दिन लगा के और रात को सोना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं जी हम लगा के भूल जाते हैं और रात को सो भी जाते हैं। भी जाते हैं। ये तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। हम तो कहते हैं जो लें भी एक्सटेंडेड वेयर, डिस्पोजेबल वाले तो नहीं, एक्सटेंडेड वेयर लेके उनको भी आपने 2-3 घंटे, जिस वक्त आपने पार्टी पे जाना है या बहुत ज़रूरी कोई आपका ऐसा काम है जहाँ डस्ट वगैरह ना हो, क्योंकि एक तो आपने वैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, फिर उस पर मिट्टी घट्टा जा रहा हो, तो स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे बच्चियां पहन के चले जाते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। अच्छा, इससे होता क्या है, एक तो ग़िज़ा कम हो गई, वो एक नेचुरल फिनोमेना है जो हम कम कर रहे हैं। फिर उसके अलावा इसके अंदर अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है या उसके सोल्यूशन का ख्याल नहीं रखा गया या गंदे हाथों से लगा लिया, तो इसमें बहुत जल्द जरासीम पैदा होने के चांसेस होते हैं, जिससे एक इतनी बुरी इन्फेक्शन पैदा हो सकती है उसके पानी के सोल्यूशन की वजह से, जो कि मतलब मिनटों में कॉर्निया जो हमारा ट्रांसपेरेंट है उसको ख़राब करके छोड़ सकता है। और फिर 1 मिनट के फैशन की खातिर हमारे मतलब कॉर्निया बिल्कुल धब्बे वाला हो जाता है, जो कि इरिवर्सिबल है। मतलब उसको वापस नहीं लाया जा सकता। मतलब आप सोचें, इस तरह भी होता है कि हमारे पास एक दिन की दुल्हनें आई हुई हैं जो पार्लर पे जो मतलब लो क्वालिटी कॉन्टैक्ट्स लगा देते हैं, मतलब 1 दिन अगर लगाने 2 दिन लगाने तो वो सस्ते वाले ले लेते हैं। सस्ते वाले लेके लगा के, तो दुल्हन हमारे पास 1 दिन की दुल्हन आई हुई है जिनकी आंखें बिल्कुल ब्लाइंड हो गई। तो ये कि इसकी इन्फेक्शन बहुत बुरी होती है, तो इसलिए आपको ये कि साफ अच्छी जगह से लीजिए। अच्छा। उसका सोल्यूशन का ध्यान रखिए, एक्सपायरी ना हो ये हो। और एक चीज ये भी बहुत मुझे जो प्रैक्टिस में मुझे पता चला जी, हम जी कजन से लेके एक दूसरे के भी लगा लेते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन इसमें नहीं। जैसे टूथब्रश शेयर नहीं कर सकते, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी प्लीज शेयर नहीं करनी। जो चीजें कॉन्टैक्ट में आती हैं इंसान की बॉडी के पार्ट्स में, वो चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो सकते हैं जर्म्स जो हैं। और ख़ासतौर पर आंखों का इन्फेक्शन जो है वो बेयरेबल नहीं होता, बेयरेबल पेनफुल बहुत है, प्लस मैंने आपको बताया इरिवर्सिबल है कि वापस नहीं ला सकते। जो अगर एक दफ़ा बहुत बुरा धब्बा आ गया और आपने टाइमली डॉक्टर को रुजू नहीं किया, अच्छा। तो उसके साथ ये तो एक्सट्रीम। और वैसे आप लगाने से आपको जब उसको कॉर्निया को नरिशमेंट नहीं जा रही, तो ड्राइनेस, खिंचाव, थकावट, ये चीज़ें जो माइनर कंप्लेंट्स हैं ये तो रहती हैं कि जो लोग लगा के रखते हैं उनकी बाय द टाइम दिन खत्म हो रहा होता है तो थक जाती हैं आंखें, फिर उनकी कॉर्निया ड्राई हो जाता है। एक ये चीज़, तो उनको मसनूई आंसू का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो छोटी हैं, इरिवर्सिबल है, लेकिन जब कभी इन्फेक्शन हो जाए तो वो इरिवर्सिबल चीज़ है। लेकिन आइडियल टाइम कितना है, मतलब अगर आपने रोजाना की बुनियाद पर लगाना है तो मैक्सिमम कितनी देर आप लगा के रख सकते हैं? बस 2-3 घंटे से ज्यादा ना लगाइए, ठीक है। 2-3 घंटे लगा के आप उतार दें उसको, ओके, ताकि आपकी कॉर्निया की नरिशमेंट भी होती रहे और आपकी वो भी नहीं। और फिर उसको सोल्यूशन में डाल के रखें, उसका ड्राई भी नहीं होना, उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसको ड्राई नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और ये बात बताना चाह रही थी कि जैसे कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में ज्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन के, अच्छा। बजाय ट्रांसपेरेंट के। और ट्रांसपेरेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो लोग अपनी नज़र के लिए लगाते हैं, उस कॉन्टैक्ट लेंसेज से बजाय बेहतर है कि वो एक ऐनक अगर से छुटकारा चाहते हैं तो उससे रिफ्रैक्टिव सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक जा रहा है उनका। ठीक है। वो तो टेस्ट करके डॉक्टर बताएगा उनको कि वो करवा भी सकते हैं कि नहीं, लेकिन वो उससे एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बजाय रोज़ रोज़ इन्फेक्शन होने के या जो आंखें थक जाती हैं और वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी है
जो ऐनक उतारने वाला लेजर सर्जरी जिसे कहते हैं, वो बेहतर ऑप्शन है। ये तो उनके लिए है ना जिनकी नजर कमजोर है, उनको प्रॉब्लम है, लेकिन जो शौकिया लगाते हैं, हाँ जी, उनको तो मैं कहूँगी कि थोड़ा अवॉइड करें, और अगर लगाना भी है तो मैक्सिमम 4 घंटे से ज्यादा मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद उसको उतार दें, उसको सोल्यूशन में रखिए, फिर उसको दोबारा लगाना हो तो अगले दिन फिर 3-4 घंटे अच्छी तरह उसे वॉश करके, सोल्यूशन से ही वॉश करें, या जो टैप वाटर होता है नहीं टैप वाटर नहीं, उसका अपना सोल्यूशन मिलता है, सही, उसे वॉश करें और देन उसका इस्तेमाल करें, और साफ हाथों से। दूसरा, उसको कितनी देर तक इनकी लाइफ भी तो होती है ना? इनकी लाइफ भी होती है, इसको 6 महीने बाद आपने देखना होता है कि इसकी एक्सपायरी ना हो, और फिर या उसको अगर उससे थोड़ी सी भी इरिटेशन शुरू हो रही है तो आपने फिर उनको जाके डिस्कार्ड कर देना है और दोबारा बनवाने हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे ड्राइनेस हो जाती है आंखों में, आपने भी बात की है, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? बहुत से लोग हैं खुद से ही वो आई ड्रॉप्स ले लेते हैं और वो आंखों में डालना शुरू कर देते हैं। उसमें सबसे बेहतर तो ये है कि आप मसनूई आंसू का इस्तेमाल, वैसे तो डॉक्टर से रब्ता करें, अगर खुद से ही लेने हैं तो एक मसनूई आंसू जो बाजार से मिल जाते हैं ऑफ द काउंटर्स, वो किसी भी कंपनी के, अच्छी कंपनी किसी भी कंपनी के यूज कर सकते हैं। अच्छा, सही। और उसका कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? वो आप 3 से 4 दफ़ा दिन में डाल सकते हैं, वो तो आप, उसमें कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो आप जितने आपको आंख बर्दाश्त करे आप 4 दफ़ा डाल सकते हैं, 5 दफ़ा डाल सकते हैं, 3 दफ़ा डाल लीजिए। हाँ जी, उसका कोई इतना वो नहीं है कि आपने ज़रूरी 1 दफ़ा। वो अगर आपकी ज़्यादा ड्राइनेस है तो हम उसके हिसाब से 1-1 घंटे के बाद भी मरीजों को दे सकते हैं, तो वो डिपेंडिंग कीजिए आपको कितना प्रॉब्लम आ रही है उससे, लेकिन 3 से 4 मरतबा दिन में डालना इनफ है। हाँ जी, इनफ है, और आपकी आंखों के लिए बेहतरीन बिल्कुल बेहतर। अच्छा, जिनकी आई साइट वीक होती है ना, तो या इस तरह के भी कोई मसला आना शुरू हो जाता है, तो आपने भी देखा होगा डॉक्टर समन के लोग घर में भी बड़े डोटका करना शुरू कर देते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं, देन अर्के गुलाब का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहद का इस्तेमाल भी करते हैं, सुरमे का इस्तेमाल, हाँ, कि वो उसकी वजह से शायद हमारी बिनाई जो है वो वापस आ जाए या बेहतर हो जाए। तो इस तरह के टोटके क्या करने चाहिए हमें? नहीं, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि देखिए आजकल कोई चीज भी अच्छी क्वालिटी की मिल नहीं रही। अर्के गुलाब में अगर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि तो वो भी चीज़ एक अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत देर तक अगर उसमें अर्के गुलाब खालिस है, बिल्कुल पता है खुद, तो फिर तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हिकमत से भी पता है आपको। लेकिन अगर उसमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप अर्के गुलाब समझ के कि जी ये तो ऑर्गेनिक चीज़ है, आप डालते चले जा रहे हो, और अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी डली हुई है जो कि स्टीरॉइड्स की ग्रुप में आती है, तो वो नुकसान के लिए, आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म डाल रहे हो ना कि तो ये तो सिर्फ अर्के गुलाब है, तो वो चीज़ एक देखने की, इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि हाँ जी, हमें पता नहीं है क्वालिटी का। हाँ, अगर खुद बनाए हुए हो तो फिर अर्के गुलाब का इस्तेमाल, आबे जमजम का इस्तेमाल, पानी आंखों में डालना, वो अच्छी चीज़ है। फिर शहद भी तो कुछ लोग डाल लेते हैं, लेकिन मैं तो वो भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि शहद का भी इस्तेमाल किस क्वालिटी का शहद है, ये मसनूई बन रहे हैं, भी आपको पता नहीं है। सुरमों का भी यही हिसाब चल रहा है कि सुरमे भी अच्छी क्वालिटी के हों तो वो तो फिर भी ठीक थे, लेकिन लगाने नहीं चाहिए। आंखों में बेजा चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम तो बच्चों को जी बिल्कुल, बच्चों में वो भी वो चीज़ नहीं है, वो ग्लैंड्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए इनका इस्तेमाल अच्छी चीज़ नहीं है। पानी, साफ पानी से, अच्छे साफ पानी से आप उनकी आंखें धुलवाइए, बच्चों की भी, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर ड्रॉप्स की तरफ आना चाहिए। मतलब ये जो हम लोग टोटके कर रहे होते हैं, ये हमारी उल्टा हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय आप ग़िज़ा का अच्छा इस्तेमाल करें, बाहर बच्चे आउटडोर खेलें, ग्रीनरी को देखें, टाइम पे सोएं, ये चीज़ें जो हैं इनका अपनी ज़िंदगी में लाना ज़्यादा बेहतर है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे कहते हैं कि मतलब बच्चे बाहर जाके खेलें, ग्रीनरी को देखें, सब्जियां खाएं, फल खाएं, एग्जैक्टली अपनी डाइट जो है उसका भी ख्याल रखें। और दूसरा ना, बहुत से लोग हैं वो टोटकों के साथ साथ खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं, मिश्री और सौंफ का भी इस्तेमाल करते हैं कि उससे शायद आईसाइट बढ़ेगी या ठीक होगी, आपकी नज़र जो है बेहतर होती है। जी, इज इट ट्रू? अगर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सौंफ, बादाम, मछली, ये सब चीज़ें अच्छी हैं आँख के लिए। गाजर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, हरी सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ें तो इनमें तो कोई नहीं, लेकिन वही बात, खालिस होना इनका खालिस होना चाहिए। हाँ, कोई भी चीज़ अगर आप लगा रहे हैं, खा रहे हैं, उसका खालिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा डॉक्टर समन, क्या एवरेज टाइम क्या आप बताएंगी बच्चों के रिलेटेड के उनको एक दिन में कितनी देर गैजेट्स या फ़ोन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कितनी देर करें, और बड़ों के लिए भी वो एक टाइम एवरेज होना चाहिए कि ये नहीं कि पूरा पूरा दिन भी हम लोग गैजेट्स और अपने काम काज में लगे भी रहते हैं, स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कितना हमारा देखिए स्क्रीन का इस्तेमाल ऑफिस में या जहाँ कंपलसरी है, जहाँ से बच्चों के पीछे ऑनलाइन, तो आपने करना तो 6 से 8 घंटे है ही है, लेकिन हर 20 मिनट के बाद आंखों को थोड़ा सा आपने बंद करना है, झपकना है और दूर देखना है। अच्छा, 20-20-20 याद रखना है, ठीक है। 20 मिनट्स के बाद आपने
20 सेकंड्स के लिए, सिर्फ 20 सेकंड, वो ज़्यादा नहीं होता। आपने अपना काम छोड़ भी सकते हैं ऑफिस में भी या बच्चे भी, तो 6 से 8 घंटे आप इस्तेमाल करें, लेकिन हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का रेस्ट दीजिए आंखों को, या 20 फुट के फासले पे देख लीजिए। ठीक है, तो ये 2020 का आप लोगों ने जो याद रखना है। 20 जिस तरह मैचेस 2020 चल रहे हैं, तो इसलिए ये रूल भी बड़ा आसान है, ये याद ठीक है। रखिए। और बाकी 6 से 8 घंटे या दिन भर जो बच्चे लगे रहते हैं वो चीज़ ना करें। लेकिन ये कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आजकल इतना इन चीज़ों से बच्चे अटैच हो गए हैं कि मुश्किल है। लेकिन फिर भी उनको आउटडोर प्ले में इन्वॉल्व करें, उनको किसी और गेम्स में, इंडोर बोर्ड गेम्स में इन्वॉल्व करें, ताकि वो ये चीज़ ना करें। क्योंकि ज़्यादा देर करीब की चीज़ देखने से, इवन बुक रीडिंग, किताबें पढ़ने का जिनको बच्चों का शौक है, वो भी एक बीमारी जिस मायोपिया कहलाती है, रिफ्रैक्ट जिसमें ऐनक लगने का होता है, वो इंड्यूस हो सकता है। अच्छा। कि जब आप करीब का काम ज़्यादा देर के लिए कर रहे हैं, जैसे कि बुक भी रीड कर रहे हैं या फ़ोन गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं करीब का, लैपटॉप फिर भी दूर होता है, जो आप करीब का काम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी आंखों में जो अगर ऐनक का नंबर लगना है तो वो बढ़ सकता है। और उसके अदर भी बहुत कोई और भी कॉजेज होते हैं कि जेनेटिक्स भी होता है, मौरूसी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम करीब का काम बाकायदगी से ज़्यादा देर करते जा रहे हैं तो उससे वो बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, और उसका अगर ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरा, लेज़र ट्रीटमेंट की जैसे आपने बात की, डॉक्टर समन के जिनकी आईसाइट का मसला होता है, लेज़र ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, लेकिन कौन सी एज ग्रुप से लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है, या हर कोई करा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जैसे बच्चे 19 साल के बाद हम रिकमेंड करते हैं, या वो जब 19 साल के बाद तो वो एलिजिबल होते हैं उसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके डिपेंड करता है, 30 साल तक भी मैक्सिमम करा सकते हैं, 40 तक भी करा सकते हैं वो, बाकी अगर उनकी आंख की हेल्थ अच्छी है तो। अच्छा। और कुछ हम टेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको बताया जाता है कि जी ये वो करा भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन 19 से पहले हरगिज नहीं, क्योंकि बच्चे 19 से पहले ग्लासेस ही लगनी है। ग्लासेस ही लगनी, वो इसलिए कि आंख ग्रो कर रही होती है, जैसे जिस्म के और पार्ट्स बच्चों के ग्रो कर रहे होते हैं, बोन्स बढ़ रही होती हैं, आंख का साइज भी बढ़ रहा होता है। अच्छा। तो उस वक्त तक वो स्टेबल नहीं हुई होती है नजर, तो उनकी वो बढ़ती चली जाएगी। और अगर लेजर ट्रीटमेंट उस दौरान बीच में कोई करवा ले, वैसे तो नहीं, रिकमेंडेड ही नहीं, कोई भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन मकसद मैं आपको बताने का जनरल पब्लिक को ये है कि जी क्यों करना है, क्योंकि अक्सर लोगों का यही सवाल होता है, नहीं जी जल्दी कर दें, इसलिए नहीं कर सकते कि आंख आईबॉल जो है वो भी ग्रो कर रही होती है बाकी आज़ा की तरह। तो वो जब तक उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हो जाती, उनका नंबर स्टेबल नहीं हो जाता, उससे पहले रिफ्रैक्टिव सर्जरी की तरफ नहीं आना। और ये सर्जरी एक ही दफा हो जाती है, ज्यादातर पार्ट्स होते हैं? नहीं, ज्यादातर एक ही दफा होती है। नंबर आने के चांसेस तो वो रिवर्स, वो तो किसी भी चीज की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन एक ही दफा करते हैं और उसमें वो पूरा नंबर रिमूव हो जाता है और माशाल्लाह हाँ, उसके बाद सारी आपकी जो आईसाइट है वो वापस आ जाती है। लेकिन कोई ऐसे केसेस भी होते हैं जिनकी आईसाइट वापस आने के चांसेस ही नहीं होते? जी, वो कुछ केसेस होते हैं, लेकिन वो हम पहले ये प्री ऑप असेसमेंट में बात हो जाती है कि जी अगर आपका कोई साथ साथ बीमारी चल रही है, या तो उनको हम रिकमेंड ही नहीं करते, या उनको बता देते हैं कि जी अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होगा या कोई और चीज़ आपकी बॉडी में, सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं, तो इसके साथ ये वापसी हो सकती है। तो ये चीज़ें वापस हो सकती हैं, लेकिन हम पहले डॉक्टर का फर्ज भी है पेशेंट को बताना कि जी इन कंडीशंस में ये वापस आ सकती है, या ये आप करवाओ ही ना। तो इसलिए डॉक्टर्स हमेशा राय प्री ऑप असेसमेंट करके फिर उनको अच्छी राय देते हैं। ठीक है, पहले कंसल्ट करना चाहिए अच्छे तरीके से, उसकी चीज़ों को समझना चाहिए, फिर किसी भी सर्जरी या किसी भी चीज़ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन से है बहुत सेफ सर्जरी। अच्छा। हाँ जी, अच्छी, मतलब उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और सेफ है। ठीक है जी। डॉक्टर समन अली हमारे साथ मौजूद थी, माहिर अमराज चश्म है। डॉक्टर समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। और कॉन्टैक्ट लेंसेज के हवाले से हम बात कर रहे थे, और आंखों में किस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं हमारे जो घरेलू टोटके हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से, और लेज़र सर्जरी क्या होती है उस पर हमने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, लेकिन जाते जाते अदाकारा शबनम की आज 80वीं सालगिरह है, तो उनको हैप्पी बर्थडे हम लोग कहते हैं हमारी तरफ से। तो जाते जाते उनका एक खूबसूरत सा गीत है, आप वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफिज। मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से